आप सबका पुनः स्वागत एक बार। और हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास जहाँ पर छोड़ दी थी उसके ठीक आगे शुरू करते हैं। हम लोग दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ रहे थे और उन परिभाषाओं में अगली परिभाषा आती है दर्पण के फोकस बिंदु। तो दर्पण दो प्रकार के स्फेरिकल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। स्फेरिकल दर्पण दो प्रकार के होंगे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। उत्तल दर्पण का फोकस और अवतल दर्पण का फोकस। तो बच्चों, अवतल दर्पण के फोकस को पहले हम पढ़ते हैं और उसके बाद उत्तल दर्पण के फोकस को पढ़ेंगे। कारण यह है कि अवतल दर्पण से ज़्यादा स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं और इसका ज़्यादा उपयोग भी है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के फोकस के लिए हम पढ़ेंगे। एक अवतल दर्पण बना लिया और अवतल दर्पण जैसे ही हम ड्रा करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने कहा था कि इसका आप पोल तय करेंगे। तो ये आपका हो गया पोल। अब अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा क्या होगी ये समझना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दर्पण से होना क्या है, परावर्तन होना है। और परावर्तन जहां जहां होगा वहां परावर्तन के नियम लगते हैं। परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन कहां से मेजर करेंगे तो हमने कहा अभिलंब से। अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि भाई यहाँ अभिलंब कहाँ बना। तो हमने कहा कि यहाँ आप सब जानते हैं, इसके पहले छोटी कक्षाओं में आप पढ़े होंगे कि जो सर्किल होती है उसकी जो त्रिज्या होती है वो कहीं भी वृत्त की परिधि पर अभिलंब होती है। तो इसका वक्रता केंद्र हम लोग ले लेंगे और वक्रता केंद्र से कोई पॉइंट लेंगे, ये इसका फोकस हो जाएगा। और फिर मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण ऐसे आपसे चला। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, तो हमने कहा आपतन कोण कितना हुआ तो अभिलंब से मेजर करेंगे, ये आपतन कोण। परावर्तन के नियम यदि हम लगाएं तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो ठीक परावर्तन कोण उतना बना लीजिए। और जैसे आप परावर्तन कोण बनाएंगे आपतन कोण के ठीक बराबर, प्रकाश किरण आकर के मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिलेगी। अब आप चाहे जितनी स्थितियों में प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के आएंगे वो सब जाकर के यहीं पर मिलेंगे। आप चाहे जितनी जगह लेंगे उनका परावर्तन होने के बाद वो मिलेंगे यहीं। और प्रत्येक बिंदु के लिए आप ये परावर्तन के नियम भी लागू कर सकते हैं। तो परिभाषा बहुत सरल बनी। क्या बनी परिभाषा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं या फोकस बिंदु कहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये आपका अवतल दर्पण का फोकस बिंदु बन गया। अब इसी प्रकार से उत्तल दर्पण का एक बार परिभाषा फिर चाहे तो हम रिपीट कर लें कि अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित होती हैं या मिलती हैं उसे हम अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। अब हम अगली परिभाषा इसमें फिर पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। तो हम इसको इधर बना लेते हैं। अब आप जरा देखेंगे कि ये मान लीजिए आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि उत्तल दर्पण इधर से खींचा गया है। कलई करना ना भूले, नहीं तो फिर दर्पण का अस्तित्व नहीं रहेगा। ये हमने कलई किया, ये पोल हो गया। आप सब जानते हैं इसका वक्रता केंद्र कहीं इधर होगा। डाट 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 मिला है, ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि फिर मुख्य अक्ष के समांतर लाइए प्रकाश किरण। ये मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आई। आप जानते हैं कि परावर्तन का नियम यहाँ भी लागू होगा। अभिलंब से एक कोण मेजर करेंगे, ये आपतन कोण हो गया। अब परावर्तित किरण इधर जाएगी, ये परावर्तित किरण होगी। अब ये परावर्तित किरण होगी तो अब इस किरण को पीछे बढ़ाएंगे। ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी ये आपका उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु हो जाएगा। ऐसे हम इसको चाहे जहां से भी मिलाएंगे, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे तो इसको परावर्तन के नियम लगाएंगे और ये जाकर के वही हर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद वही जाकर के मिलेगी। ये आप बना सकते हैं इधर। किरण बनाना मत भूलें। पूरी ऑप्टिक्स में यदि आप कहीं रे नहीं बनाते हैं तो आपका रे डायग्राम बिल्कुल गलत माना जाएगा, बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता है। इसलिए ये आपका उत्तल दर्पण का फोकस है।
अब ये परिभाषाएं यहीं पर और समझने की हैं कि पोल से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। तो आपने पहली परिभाषा पढ़ ली फोकस की, और अब पढ़ेंगे फोकल लेंथ, या वो CAL होगा, यहाँ CUS होता है, यहाँ CAL होगा, फोकल लेंथ। परिभाषा बहुत सरल है। दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच तक की दूरी को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहेंगे। उत्तल दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कहेंगे। अब बच्चों यहाँ ये समझना है कि अवतल दर्पण में फोकस बिंदु लेफ्ट हैंड की तरफ मिला, यानी जहां पर ध्रुव था उसके बाएं हाथ की तरफ, और यहाँ ध्रुव से दाहिने हाथ की तरफ। इसका मतलब यह हो गया, ये साइन कन्वेंशन को हम यहाँ ध्यान देंगे, जैसे कि हमने इसके पहले क्लास में बताया था कि इसको P मान लें तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यानी अवतल दर्पण की फोकल लेंथ नेगेटिव और उत्तल दर्पण की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। इसको हमें समझना चाहिए, और यहाँ से बहुत क्लियर ये समझ में आपको आती है। तो इस तरीके से ये आपकी फोकस दूरी हो गई। आप जानते हैं दूरी की का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, इसलिए आप इसमें फोकस दूरी का कोई मात्रक पूछेगा तो आप उसे मीटर बताएं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने वक्रता त्रिज्या पढ़ी थी, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आपने फोकल लेंथ पढ़ी। इन दोनों में एक रिलेशनशिप आती है। मैं यहाँ पर ऐसे एरो बना करके लिख देता हूँ कि F = R/2। आपसे कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो आप बताएंगे वक्रता त्रिज्या की आधी। परंतु एक शर्त, इसको बहुत फिर मेंशन करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, दर्पण का द्वारक छोटा होने पर ही ये संबंध आता है, ये बराबर आ रहा है। ये दर्पण का द्वारक बड़ा है तो ये संबंध लागू नहीं होगा। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए यह बराबर R/2 होगा, ये समझिए। अब हम अगली बात आपको बनाएंगे लार्ज मैट्रिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। मिरर, यानी दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। तो बच्चों यहां आपको समझना चाहिए कि प्रतिबिंब, जैसे मैंने बोला, तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि किसी वस्तु का ही प्रतिबिंब बनेगा। तो वैसे ही तो आप जानते हैं कि जो भी चीजें आपको दिख रही हैं सबकी सब ऑब्जेक्ट हैं, वस्तु हैं, लेकिन ऑप्टिक्स में आखिर प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि बिंब किसे कहते हैं। तो हमने कहा जहां से प्रकाश किरणें चलें उसको हम बिंब कहेंगे, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात कम से कम 2 प्रकाश किरणें जहां इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, उसको हम प्रतिबिंब कहेंगे। इसलिए प्रतिबिंब बनाने के लिए हम आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर प्रतिबिंब के संदर्भ में दो बातें और बतानी है कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं ऑप्टिक्स में। एक को कहते हैं रियल इमेज और दूसरे को वर्चुअल कहते हैं। अब इसको एक बार फिर समझ लें, एक को रियल कहते हैं और दूसरे को वर्चुअल कहते हैं। वर्चुअल का मतलब यह हुआ कि जिसको हम छू ना सकें, टच ना कर सकें, वो आपका वर्चुअल हुआ। जैसे आप समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, तो चेहरा दर्पण से ठीक उतनी ही दूरी पर दूसरी तरफ दिखता है, और वो आपका वर्चुअल इमेज हुआ। रियल मतलब जहां पर रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे होती है उसको हम लोग कहेंगे कि ये आपका रियल इमेज बना। अब अवतल दर्पण से ज्यादा स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं, इसलिए हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना सबसे पहले समझेंगे। एक अवतल दर्पण बनाए और फिर इस पर कलई कर दिए। आप लोग इसके पहले हाई स्कूल स्तर में भी इन सब चीजों को पढ़े हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ाते हैं। ये इसका पोल डिफाइन कर लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण जाएगी, अभी आपने फोकस की परिभाषा पढ़ी थी, और फोकस की परिभाषा के अकॉर्डिंग मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली सारी की सारी प्रकाश किरणें कहां से आएंगी, फोकस बिंदु से आएंगी।
ये पहला रूल होगा। तो रूल नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहां से जाएगी? फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। ये रूल नंबर 1 है, इसको ठीक से समझ लेंगे। दूसरा इसमें है कि अब इसको मिटा देते हैं। दूसरा नियम ये है कि जहां पर F है उसके ठीक डबल डिस्टेंस पर आप बनाएंगे कैपिटल C। प्रकाशित केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद ठीक अपने ही पथ पर वापस लौट जाएंगी। क्यों लौट जाएंगी ये भी समझना जरूरी है। आप जानते थे कि परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होंगे। और दूसरा आप जानते थे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। त्रिज्या सदैव सरकमफेरेंस यानी परिधि पर लंब होती है, और जब लंबवत कोई प्रकाश किरण आएगी तो उसका आपतन कोण भी 0, परावर्तन कोण भी 0, और इस नाते प्रकाश किरण अपने पथ पर वापस लौट जाती है। ये 2 नियम हो गए। तीसरा नियम आपका ये निकल करके आता है कि ये कोई प्रकाश किरण बाय द वे फोकस से होकर के जाती है ऐसे, तो फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तीसरा नियम। इन्हीं तीनों नियमों के आधार पर हम लोग सारी स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे और इसको सीखेंगे। अब इसको फिर हम मिटा देते हैं, यहां से आप देखेंगे। अब आप सबके दिमाग में आता होगा कि हम वस्तु को कहीं भी रख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है हम वस्तु को कहाँ रखें। तो आप वस्तु को कहाँ रखेंगे ये डेफिनेटली आप तय करेंगे कि वस्तु को कहाँ रखना है। इसमें वस्तु को रखने के 6 तरीके हो सकते हैं, उसके अतिरिक्त कोई तरीका नहीं। सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है कि वस्तु को इनफाइनाइट पर कहाँ रखेंगे? इनफाइनाइट। दूसरा कहाँ रखेंगे? ये आपका C है तो C के आगे रखेंगे, यानी बियॉन्ड C रखेंगे, बियॉन्ड कैपिटल C। तीसरा कहां रख सकते हैं? एट C रख सकते हैं, आप प्रकाशित वक्रता केंद्र पर ही रख दीजिए। चौथा कहां रख सकते हैं? बिटवीन F एंड C, F एंड C रख सकते हैं। पांचवा कहां रख सकते हैं? एट F रख सकते हैं। और छठवां कहां कर सकते हैं? F और P के बीच, बिटवीन P एंड F। बच्चों, हमने सारी की सारी डिस्टेंस, क्योंकि हमें दर्पण की सारी दूरियां पोल से मेजर करनी होती है, इसलिए हमने इधर से लिया है। यहां से नापेंगे तो अनंत पे, यहां से नापेंगे तो C के आगे, यहां से नापेंगे तो C पर, यहां से नापेंगे तो F और C के बीच में, यहां से नापेंगे तो F पर, और यहां से नापेंगे तो P और F के बीच में। ये 6 केसेस बनेंगे। इन 6 केसेस के अतिरिक्त और भी कोई केस नहीं बनता है दर्पण में जहां से प्रतिबिंब आप बना सकते। इसलिए इन 6 केसेस को आप ध्यान में देंगे, बुक्स में सारी चीजें मिलेंगी। अब एक केस हम कोई यहां लेते हैं और उससे प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। हम सपोज रख लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को, F और C के बीच में। फिर नियम वही लागू होंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण इसकी नोक से लेकर के चले। एक वस्तु है, वस्तु बड़ी है, यहां से शुरू होती है यहां तक आके, लेकिन हमने एक पॉइंट लिया है और वो पॉइंट क्या है? इसका नोक है। यहां से चलने वाली प्रकाश किरण क्या करेगी? परावर्तन हो जाएगी, और परावर्तित प्रकाश किरण कहां से होकर के जाएगी? फोकस बिंदु से। ये फोकस बिंदु। दूसरी प्रकाश किरण आप कहां से लेंगे? इसके नोक से ऐसे निकालेंगे कि ये इसके वक्रता केंद्र से होकर के जाए। इधर गई, फिर क्या करेगी? परावर्तन पर लौटेगी। अब लौटेगी तो उधर तो मिल नहीं पाई, इसलिए इसको इधर लाए, और इसको हम फिर इधर आगे बढ़ाएंगे, और ये जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर जाकर के प्रतिबिंब बन जाए। अब चूंकि हमने इस नोक से 2 प्रकाश किरणों को लिया था, इसलिए नोक से ही हम जहां पर हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु आया, जहां पर ये मीटिंग हो रही है, जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, वहां पर नोक का प्रतिबिंब बनेगा सर।
लेकिन किसी ने पूछा फिर आपने पूरा क्यों बना दिया, तो हमने कहा नोक से ठीक नीचे की तरफ यहाँ पर मुख्य अक्ष पर मिलती है एक वस्तु, इसलिए नोक से ठीक परपेंडिकुलर बनाए और मुख्य अक्ष पर, इस तरीके से ये प्रतिबिंब बन गया। यदि हम इसको ए भी थोड़ी देर के लिए मान लें तो यहाँ पर जो बनेगा इसको हम प्रतिबिंब बना सकते हैं A1 B1। इस तरीके से एक प्रतिबिंब बना। अब प्रतिबिंब बनने के बाद हमारे दिमाग में आना चाहिए कि प्रतिबिंब के आखिर लक्षण क्या हैं, कौन कौन सी बातें इसमें हैं, कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं जो प्रतिबिंब के लक्षण हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि पहला लक्षण क्या है। तो हमने कहा पहला लक्षण तो यह है कि प्रतिबिंब वस्तु यहाँ पर थी तो प्रतिबिंब बना, तो हमने कहा प्रतिबिंब बनता है सी के ठीक आगे, ये एफ हुआ और ये एफ हुआ, ये सी हुआ, सी के आगे बना, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे बियॉन्ड सी। ये प्रतिबिंब के लक्षण में आएगा कि बियॉन्ड सी बन रहा है प्रतिबिंब। अगला क्या हो रहा है, अगली चीज क्या हो रही है कि ये तो हमने सिचुएशन पता कर ली। अब ये रियल है कि वर्चुअल है, तो हमने कहा रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज है इसलिए रियल, इसलिए इसको दूसरे को हम लिखेंगे रियल। तीसरा क्या हुआ, ये सीधा बन रहा है कि उल्टा, तो देखो नोक यहाँ पर ऐसे थी और यहाँ नोक कैसे ऐसे है, इसलिए इन्वर्टेड है, उल्टा। चौथी बात इसमें देखने से पता लगता है कि छोटा है प्रतिबिंब की बड़ा बना, तो प्रतिबिंब बड़ा बना है इसलिए इसको हम लिखेंगे मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड यानी ये बड़ा बना। तो ये चार लक्षण निकल करके आए। ऐसे ही चाहे जिन केसेस में आप बनाएंगे लक्षण यही चार होंगे आपको, कि सबसे पहले आप सिचुएशन तय करेंगे कहाँ बना है, फिर रियल इंटरसेक्शन हो रहा है कि वर्चुअल हो रहा है, किरणों के वास्तविक मिलन से कटान बिंदु मिली है कि इनको हमने डाट 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 करके कहीं पीछे बढ़ाया है तो कटान बिंदु मिली है, फिर कटान बिंदु ऐसे डाट 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 करने से मिलती तो उसको हम वर्चुअल कहते हैं। अगला ये उल्टा बना है और फिर इसके लास्ट में मैग्नीफाइड बना है। अभी हम वर्चुअल का भी एक केस आपको बनाते हैं जिससे आप समझ सको कि रियल और वर्चुअल में अंतर क्या होता है। लेकिन उसके पहले एक चीज यहाँ समझना है कि इसकी डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। तो इसकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए पोल से आप एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल लेंगे, ठीक ऐसे पटरी रखेंगे सीधे, फिर यहाँ से पटरी रखेंगे फोकस से, फिर आप जहां पर आपने अपनी ऑब्जेक्ट रखी वहां से, और फिर जहां पर इमेज आपकी बनी वहां से। और डिस्टेंस मेजरमेंट का तरीका जो है इसको लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम कहेंगे एफ यानी फोकल लेंथ। दर्पण में ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को स्मॉल क्यू से व्यक्त करते हैं, स्मॉल क्यू से। एक बार फिर सुनेंगे, दर्पण में पोल से वस्तु की दूरी को हम स्मॉल यू से लिखते हैं, ये लेंस में भी लागू है, यानी वस्तु की दूरी को कहां से लिखेंगे, स्मॉल यू से लिखेंगे, तो ये स्मॉल यू हो गया। और दूसरा प्रतिबिंब की दूरी को ऐसे लिखते हैं स्मॉल बी से, ये स्मॉल बी। बच्चों का फिर समझा देते हैं आपको, दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को यू से, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को वी से, और दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे। और ये हमने डिनोटेशन का तरीका, मेथड आपको बताया है। ये ऐसे करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, देखने में भी लगेगा कि नहीं आपने सुंदर बनाया है। किरण आरेख अच्छे बनने से, पूरे ऑप्टिक्स का एक मंत्र आप समझ लीजिए कि किरण आरेख यदि आप अच्छा बनाएंगे तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। अब क्या करना, एक दूसरा केस मैंने कहा था, तो रियल इमेज हुई थी, हम आपको वर्चुअल इमेज का भी वे बताते हैं। एक दूसरा केस लेते हैं आप, ये आपका पोल हो गया, ये कैपिटल एफ हो गया, आप इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखें, फिर देखें क्या होगा। आप क्या करेंगे, कोई भी प्रकाश किरण लेंगे और प्रकाश किरण लेंगे, फिर क्या होगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर ले चलेंगे, कहां से लौटेगी, फोकस बिंदु से होकर के जाएगी, बिल्कुल वही नियम पहले वाले। ये दूसरा बिंदु आपका क्या होगा, कैपिटल सी, दूसरी प्रकाश किरण लेंगे, ये इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे जब,
तो आप देखेंगे कि ये प्रकाश किरणें आगे चल करके इनके मीटिंग का कोई, ये आगे चल करके मिल नहीं सकती। तो जब नहीं मिल सकती तो हम क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि इमेज नहीं बनेगी, इमेज बनेगी। अब क्या होगा, हम इसको पीछे की तरफ बनाएंगे। ये कलई कर लिया करें, कलई नहीं करने से फिर दर्पण का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऐसे डाट 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 इधर बढ़ाएंगे। और ये यहां पर एक इमेज है, यदि ये ए बी है तो इसको हम A1 B1। अब ये केस आपके लिए बड़ा यूजफुल लग रहा होगा, इसको ठीक से सुनिएगा। क्यों यूजफुल है? किसी ने पूछा कहां बना, तो हमने कहा दर्पण के दूसरी तरफ बना, दर्पण के पीछे बना। तो जहां पर ये बिंदु लिखा था इस पर लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तो जो दर्पण है उसमें वस्तु से दूसरी दिशा में, वस्तु जिस दिशा में रखी दर्पण से उसके विपरीत दिशा में, या दर्पण के पीछे भी कह सकते हैं, बिहाइंड द मिरर भी कह सकते हैं। पहला केस हो गया। दूसरा क्या हो? दूसरा केस था रियल, यहां लिखा, क्योंकि यहां रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे था, लेकिन आप वहां देख रहे हैं कि रियल नहीं है, वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे है। डाट 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 करके हमने पीछे की तरफ बढ़ाया तो जाकर के इमेज बना है, इसलिए ये वर्चुअल हो जाएगा। तीसरा क्या हुआ? अब तीसरा मैंने कहा था कि ये केस अपने लिए बहुत यूजफुल है, और अभी आगे हम दर्पण के यूजेज में भी इसको बताएंगे। यहां इन्वर्टेड ऐसे ऑब्जेक्ट ही ऐसे बन रहा है। अब सपोज आप अवतल दर्पण में अपना चेहरा देख रहे थे, इस सिचुएशन में तो आपका सर इधर था, या चेहरा देखता तो सर नीचे, टांगे ऊपर होती, तो ये सिचुएशन आपके लिए कोई यूजफुल नहीं होती। परंतु यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट सीधा है, बिल्कुल सीधा सीधा इमेज बन रही है, इसलिए ये अच्छा है। तो इसमें कैसा बना, जैसे यहां इन्वर्टेड बना था ऐसे इसमें इरेक्ट बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। और अगला केस इसमें आता है मैग्नीफाइड। तो यहां भी मैग्नीफाइड था, यहां भी वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड बिल्कुल सेम ऐसे रहेगा। तो आप देखें कि केसेज बदल गए, तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज है ना वो सब बदल गए, या प्रतिबिंब के जो अभिलक्षण है वो बदल गए। केसेज बदलने पर प्रतिबिंब के अभिलक्षण बदल जाते हैं। ये इन दोनों केसेस से बताया मैंने, और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंसेस बताए। ये दोनों आपको समझना बहुत जरूरी है। अब 10th स्टैंडर्ड में आपने कुछ और सीखा था, U, V और F में एक रिलेशनशिप सीखा था। बच्चों यदि आप यहाँ देखें तो इस पर हम एक बार ऐसे डाट 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 इसको गिरा देते हैं नीचे की तरफ, यहाँ से दोनों जगह प्रतिबिंब के प्रदान बिंदु से। और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्राइएंगल बनते हैं, समरूप त्रिभुज। 4 प्रकार के समरूप त्रिभुज बनते हैं, 4 फोर्स इक्विलैटरल ट्राइएंगल। और उन समरूप त्रिभुजों के माध्यम से जब हम इनको हल करते हैं तो दर्पण फार्मूला निकल करके आता है 1/v + 1/q = 1/f। ये एक मिरर फार्मूला है, इसको बड़ा बड़ा सा जान लीजिए, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात आपको समझना चाहिए। इसने पूछा f किस पर डिपेंड करता है, तो हमने कहा v और q, f ऐसे रिलेशनशिप आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण की फोकस दूरी q और v पर डिपेंड करती होगी, परंतु ये बात बिल्कुल गलत है। जैसे आपने लिखा है f = mn, तो यहाँ a पर f डिपेंड करता है, यहाँ m पर f डिपेंड करता है, परंतु यहाँ q और v पर f कतई डिपेंड नहीं करता। इसको गांठ बांध करके सुने। सिचुएशन